तो हेलो स्टूडेंट, अपनी पाठशाला में आपका स्वागत है। अभी तक हमने साझेदार के प्रवेश के अंदर क्वेश्चन नंबर 16 तक कंप्लीट करा था। आज हम उसी के आगे क्वेश्चन नंबर 17 करेंगे। जो सवाल नंबर 17 है सभी सवालों से थोड़ा अलग है, क्योंकि आज जो नया साझेदार की पूंजी होगी वो हमको सवाल में निकालनी है, वो सवाल में दी गई नहीं होगी। ठीक है, तो ये सवाल भी थोड़ा इंटरेस्टिंग है, तो आपको मजा आएगी सवाल करने में। तो थोड़ा ध्यान से सवाल सीखिएगा और ट्राई करिएगा कि आप भी सवाल साथ में सोल्व करें। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 में पढ़ता हूँ। पहले यहाँ लिखा हुआ है, अंकिता और ऐशा 2:1 के प्रमाण में लाभ हानि बांटने वाले एक पीढ़ी के साझेदार है। तो अंकिता और ऐशा पुराने साझेदार हुए, उनका लाभ हानि का प्रमाण कितना दिया है? 2:1। पेड़ी की पक्की तलपट हमें दी गई है। समायोजन पढ़ेंगे सबसे पहले हम। यहाँ लिखा हुआ, अर्पिता को 1/4/2016 से नए साझेदार के रूप में प्रवेश दिया। तो नया साझेदार कौन आ रहा है यहाँ पर? अर्पिता। तो समायोजन पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। पहली समायोजन, अंकिता अपने भाग में से 1/12 भाग और ऐसा अपने भाग में से 1/6 भाग अर्पिता को देगी। तो ये दोनों क्या कर रहे हैं कि अपने भाग में से जो अंकिता है वो 1/12 और जो ऐसा है वो 1/6 भाग किसको दे रही है? अर्पिता को। इसका मतलब वो अपने भाग में से त्याग कर रही है। तो आज सवाल में थोड़ा इजी रहेगा, क्योंकि हमें त्याग का भाग नहीं निकालना पड़ेगा, क्योंकि त्याग का भाग पहले सवाल में दिया गया है। जब भी सवाल में ऐसा लिखा हो कि अपने भाग में से, जब भी में से लिखा होता है इसका मतलब त्याग का भाग डायरेक्ट दिया होता है, हमें निकालना नहीं पड़ता है। ठीक है, तो त्याग का भाग वैसे तो दिया गया पर हर समान नहीं दिया गया। अंकिता का जो भाग है वो 1/12 भाग है, जबकि जो ऐसा है उसका 1/6 भाग है। तो इन दोनों के हमें हर समान करने पड़ेंगे। तो जब मैं ख्याति के समायोजन करूंगा तो आपको बताऊंगा। ठीक है, दूसरी समायोजन मोस्ट एमपी है, अर्पिता अपने भाग के अनुसार प्रमाणसर पूंजी लाएगी। तो रोकड़ में पूंजी तो लाएगी, बट कितनी लाएगी वो नहीं बताया, बट वैसा कहा है कि अपने भाग के अनुसार पूंजी लाएगी। तो यही सवाल में आज इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो आपको थोड़ा ध्यान देना रहेगा। ठीक है, तीसरी समायोजन, अर्पिता अपने भाग की ख्याति रोकड़ में लाएगी। तो सवाल में साफ कह दिया है कि जो अर्पिता नई साझेदार है वो अपने भाग की ख्याति रोकड़ में लाएगी। पेड़ी की ख्याति का मूल्यांकन 90,000 किया गया है। पेड़ी की ख्याति का मूल्यांकन दिया गया, जिससे हम क्या करेंगे? नए साझेदार की ख्याति निकालेंगे। आपको पता ही है सब। तो चौथी समायोजन, स्थायी संपत्तियां 10% घिसाई पात्र है। हमें स्थायी संपत्ति पर 10% घिसाई देनी है। तो आपको पता होना चाहिए कि स्थायी संपत्ति कौन सी होती है। सवाल में डायरेक्ट नहीं कहा गया कि इस संपत्ति पे घिसाई गिनो, हमें डायरेक्ट बोला है कि स्थायी संपत्ति पे घिसाई पात्र है। तो स्थायी संपत्ति का मतलब होता है जो संपत्ति लंबे समय के लिए होती है। तो जैसे कि यंत्र और फर्नीचर, यंत्र हमारे लंबे समय के लिए होते हैं और फर्नीचर भी हमारे धंधे में लंबे समय के लिए होते हैं। तो ये दोनों क्या हुआ? हमारे स्थायी संपत्ति। तो आप इन दोनों पे टिक करोगे, जिससे हमें पता चलेगा कि इन पे घिसाई हमें गिननी है। ठीक है, तो आप टिक भी कर सकते हो या आप समायोजन नंबर 4 भी लिख सकते हो, जिससे आपको याद रहे। ठीक है, तो पांचवें समायोजन में लिखा है, सभी देनदार साहूकार है। देनदार का साहूकार का मतलब होता है कि सभी देनदार हमें रकम आसानी से चुका सकते हैं। तो जो हमने पक्की तलपट में जो डूबत ऋण माइनस करी हमने, तो उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। जब डूबत ऋण की कोई आवश्यकता नहीं होती तो वैसे डूबत ऋण उधार पक्ष में लिखी जाती है। अगर डूबत ऋण की कोई आवश्यकता नहीं होती तो हमें वो लाभ हो जाता है। तो ये डूबत ऋण आप कहाँ लिखोगे? आप पुनः मूल्यांकन खाते जमा। छठी समायोजन, बीमा प्रीमियम के चुकाए 12,000 में से 2400 आने वाले वर्ष खाते ले जाने। इसका मतलब हमने टोटल 1200 चुकाया था, जिसमें से जो 2400 है वो इस वर्ष के नहीं थे, वो अगली वर्ष को हमको ले जाने थे, बट हमने इसी वर्ष चुका दिए। तो हमारा लेना बनता है। लेंगे तो संपत्ति लेना पक्ष में लिखेंगे और हमारा लाभ है पुनः मूल्यांकन खाते जमा पक्ष में लिखेंगे। ठीक है, तो समायोजन हमने सभी पढ़ ली है। तो अब हम क्या करेंगे? पक्की तलपट की जो भी बाकी हमें दी गई है सबसे पहले उन्हें खातों में हम रखेंगे। संपत्ति लेना में सबसे पहले दिया है यंत्र। यंत्र हमारी संपत्ति लेना बस में लिखेंगे 64,000। इस पर घिसाई है तो हमने रकम अंदर लिखी। फर्नीचर भी हमारी संपत्ति है, इसकी रकम भी अंदर लिखी क्योंकि संपत्ति पे घिसाई है इसकी भी। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है स्टॉक। स्टॉक हमारी संपत्ति है पर हमने डायरेक्ट लिखा बार, क्योंकि समायोजन नहीं है। 13,600। देनदार 40,000। अब देनदार की रकम हमने बार क्यों लिखी? जैसे कि आपको पता है कि सभी देनदार साहूकार है। साहूकार का मतलब होता है हमें रकम चुका देंगे, इसलिए पूरी की पूरी रकम हमने बार लिखी। अब इसमें से जो डूबत ऋण हमने माइनस करी वो कहाँ लिखेंगे? पुनः मूल्यांकन खाते जमा डायरेक्ट। तो यहाँ हमने लिखा शेष आ गया है 26,400। पूंजी दायित्व पक्ष में आएंगे। सबसे पहले लिखा अंकिता और ऐसा की पूंजी। पूंजी कहाँ लिखेंगे? पूंजी खाते जमा पक्ष में। तो यहाँ लिखा हमने शेष आ गया है 64,000 और 32,000 अंकिता और ऐसा। नेक्स्ट अनामत फंड। अनामत फंड पुराने साझेदारों का एकत्रित किया गया लाभ है, इन्हें साझेदारों में बांट दिया जाता है।
तो यहाँ लिखा अनामत फंड 2:1, 2:1 में बांटेंगे तो 11,200, 5,600 अंकिता और ऐसा में। लेनदार और देनी हुंडी दोनों ही हमारा दायित्व है, पूंजी दायित्व पक्ष में लिखेंगे। तो यहाँ लिखा हमने लेनदार 60,000 और देनी हुंडी 80,000। समायोजन इस पर भी नहीं, इसलिए रकम हमने बाहर लिखी। तो अब हम समायोजन सोल्व करेंगे। पहली, दूसरी और तीसरी समायोजन हम बाद में देखेंगे क्योंकि ख्याति और पूंजी से रिलेटेड है। चौथी समायोजन में लिखा है स्थायी संपत्तियां 10% घिसाई पात्र है। तो यंत्र और फर्नीचर पर सबसे पहले हम घिसाई गिनेंगे। तो यहाँ पर माइनस करना पड़ेगा, माइनस घिसाई 10% है, 64,000 का 10%, 6400, और इसमें भी माइनस करेंगे घिसाई। ये सब आपने सीख लिया है पहले ही। तो माइनस करेंगे 10%, 40,000 का 10%, 4,000, माइनस करेंगे 36,000, उधर भी माइनस कर देंगे 57,600। तो अब जो हमने घिसाई गिनी है 6400 और 4,000, ये हमारा खर्च है। पुनः मूल्यांकन खाते उधार पक्ष में लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे यंत्र खाते और फर्नीचर खाते। यंत्र पर घिसाई आई थी 6400 और फर्नीचर पर 4,000। दूसरी समायोजन सभी देनदार साहूकार है, तो इसकी केवल एक ही समायोजन है कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो डूबत ऋण अनामत हमने माइनस करी है उसे हम कहाँ लिख देंगे, पुनः मूल्यांकन खाते जमा पक्ष में। तो यहाँ लिखेंगे डूबत ऋण अनामत। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है बीमा प्रीमियम के चुकाए 12,000 में से 2,400 आने वाले वर्ष खाते ले जाना है। तो जो 2,400 हमने एक्स्ट्रा चुकाया हमारा लेना बनता है और हमारा लाभ भी है। तो पहली एंट्री हम पुनः मूल्यांकन खाते जमा पक्ष में लिखेंगे, अग्रिम चुकाया बीमा प्रीमियम। अग्रिम का मतलब होता है अधिक, कितना है 2,400, ठीक है। अब दूसरी एंट्री हमारा लेना बनता है, संपत्ति लेना पक्ष में लिखेंगे, बीमा प्रीमियम 2,400। तो ये समायोजन भी इजी थी। तो यहाँ पर हमने नॉर्मल समायोजन सोल्व कर दी है। सबसे पहले हम ख्याति की समायोजन करेंगे। पहले समायोजन में अंकिता और ऐसा का जो त्याग का भाग दिया है, सबसे पहले हम उसको हर समान करेंगे। तो कुछ कैलकुलेशन कर लेते हैं हम। तो अब हम कुछ आवश्यक गणना करेंगे। जब भी आप सवाल करो प्रवेश के या निवृत्ति के, तो जो भी आवश्यक गणना होती है तो आपको करके बताने पड़ती है। सबसे पहले मैं यहाँ लिखूंगा अंकिता का त्याग, अंकिता का त्याग जो दिया है 1/12, और जो ऐसा है, ऐसा का त्याग हमें दिया है 1/6। तो आप देख सकते हो कि इसके बट्टे में 12 है और इसके बट्टे में 6 है, तो हमको हर समान करना पड़ेगा। अगर इसके बट्टे में 12 लाना है तो कितने से गुणा करना पड़ेगा, 2 से। अगर नीचे गुणा करा है तो ऊपर भी गुणा करना पड़ेगा। तो 6 दूनी 12, 2 एकम 2, और इसके बट्टे में तो 12 था ही। तो हमारा त्याग का प्रमाण, त्याग का प्रमाण किसका किसका, अंकिता और ऐसा। तो आपको अंश की संख्या को ध्यान में लेना है, ठीक है, हर की संख्या को नहीं। तो अंकिता कितना है 1 और ऐसा का 2, तो 1:2, 1 और 2 कितना हो गया 3। इसका मतलब 1/3 और 2/3। तो त्याग का प्रमाण हमें मिल चुका है 1/3 और 2/3। तो अब हम क्या निकालेंगे, अर्पिता का लाभ में भाग। अर्पिता का भाग निकालना पड़ेगा, अर्पिता का लाभ में भाग। तो जैसा कि मैंने आपको पुराने सवालों में बता दिया कि जो पुराने साझेदार त्याग करते हैं, अगर उसको हम प्लस कर दें तो हमको नए साझेदार का भाग मिल जाता है। तो आपको इस त्याग को ध्यान में लेना है। तो अंकिता ने कितना त्याग करा है 1/12 प्लस, और ऐसा ने कितना करा है 2/12। हर समान करने के बाद लेना है, तो 2/12। तो बट्टे में तो 12 है ही, तो हम इसको 12 ही लेंगे। 2 और 1 कितना हो गया 3, तो ये हो गया 3/12। अगर आप चाहो तो इसको छोटा कर सकते हो, 3 एकम 3, 3 चौक 12। तो जो अर्पिता है उसका भाग कितना है 1/4। तो ये आपको ध्यान रखना है कि नए साझेदार का भाग कितना है 1/4। उम्मीद है आपको निकालना आया होगा। ये मैंने आपको पहले ही क्वेश्चन नंबर 10 में सिखा दिया है। तो जो दूसरी समायोजन है वो हम बाद में देखेंगे। तीसरी समायोजन पहले करते हैं क्योंकि वो ख्याति की है। अर्पिता अपने भाग की ख्याति रोकड़ में लाएगी। तो रोकड़ में लाएगी तो उसका रोज नाम से आपको पता है, रोकड़ खाते उधार ख्याति के प्रीमियम खाते से, ख्याति के प्रीमियम खाते उधार पुराने साझेदार के पूंजी खाते या चालू खाते जमा। त्याग के प्रमाण में
तो त्याग का प्रमाण हमें दिया है 1/3 और 2/3। इसका मतलब जो ख्याति और पुराने साझेदारों में बांटने पड़ेगी। सबसे पहले तो हम जो अर्पिता है उसके भाग की ख्याति निकालना पड़ेगी, तभी तो हम बांटेंगे। तो पेड़ी की ख्याति यहाँ लिखेंगे, पेड़ी की ख्याति। पेड़ी की ख्याति हमें दी गई 90,000। हम किसकी भाग की ख्याति निकालेंगे? अर्पिता की। तो अर्पिता की ख्याति, तो पेड़ी की ख्याति से गुणा करेंगे तो 90,000। अर्पिता का भाग अभी जस्ट हमने निकाला 1/4, तो 1/4 से गुणा कर देंगे। तो जब आप सोल्व करोगे तो यहाँ पर आएगा 22,500। इसका मतलब है जो अर्पिता नई साझेदार है वो 22,500 अपने भाग की ख्याति रोकड़ में लाएगी। और किसको बांट देंगे हम? पुराने साझेदार को, जिसका रोज नाम था आपको पता है, रोकड़ खाते उधार, ख्याति के प्रीमियम खाते जमा। तो ख्याति के प्रीमियम खाते उधार, पुराने साझेदार कौन है? अंकिता और ऐशा। तो अंकिता के पूंजी खाते जमा और ऐशा के भी पूंजी खाते जमा। तो अर्पिता टोटल 22,500 ख्याति रोकड़ में ला रही है। तो अब हम अंकिता और ऐशा को बांटेंगे। तो अंकिता और ऐशा का त्याग का प्रमाण कितना आया था? 1/3 और 2/3। तो यहाँ पर आएगा 7,500 और इस तरफ आएगा 15,000। तो इस प्रकार हमने ख्याति को पुराने साझेदारों में बांटा। जो अंकिता के भाग में आई है 7,500 और ऐशा के भाग में आई है 15,000। अब इनकी हमें खतौनी करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले तो जो अर्पिता है वो रोकड़ में ख्याति ला रही है, तो रोकड़ आएगी धंधे में, तो रोकड़ खाते के उधार पक्ष में, क्योंकि रोज नाम से क्या बनता है? रोकड़ खाते उधार, ख्याति के प्रीमियम खाते जमा। तो रोकड़ खाते के उधार पक्ष में हम नाम लिखेंगे ख्याति के प्रीमियम खाते, ख्याति के प्रीमियम खाते 22,500। और इनके पूंजी खाते जमा पक्ष में भी लिखना पड़ेगा ख्याति के प्रीमियम खाते, ख्याति के प्रीमियम खाते। हमने इस ख्याति के समायोजन बहुत बार कर लिए, तो आपको अब आनी चाहिए। अंकिता की आई 7,500 और ऐशा की आई 15,000। तो इस प्रकार हमने ख्याति के समायोजन आसानी से सोल्व करी, क्योंकि हमने ये टॉपिक पहले भी कर लिया है। तो जो मेन टॉपिक है वो पूंजी का ही है, वही आपको सवाल में समझना है। तो अब हमारे सवाल में ऑलमोस्ट सभी समायोजन हो चुकी है। तो केवल हमारी दूसरी समायोजन बाकी है, जहाँ लिखा हुआ है अर्पिता अपने भाग के अनुसार प्रमाणसर पूंजी लाएगी। अपने भाग के अनुसार पूंजी लाएगी, और उसका भाग कितना हमने निकाला था? 1/4 भाग, जो उसका नया भाग है। तो उसके भाग के अनुसार, अगर उसका भाग नया है तो उसकी पूंजी भी नहीं होगी। इसका मतलब उसकी जो पूंजी हम यहाँ लिखते हैं शेष आगे लेगे के रूप में, वो नई पूंजी होती है। तो अब उसकी पूंजी निकाले कैसे हम? तो हमको अंकिता और ऐशा की पूंजी के आधार पर ही उसकी पूंजी मिल सकती है। इसका मतलब है कि हमें ये खाता बंद कर यहाँ पर अंकिता और ऐशा की नई पूंजी निकालना पड़ेगी, जो इनके नए लाभ आने के प्रमाण में होती है। नई पूंजी इसलिए नए लाभ आने के प्रमाण में होती है। इसी के ऊपर से हम अर्पिता के भाग की ख्याति निकाल सकते हैं। तो मैं मानता हूं कि सवाल थोड़ा अजीब है, तो करना तो पड़ेगा आपको। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे? पुनः मूल्यांकन खाता बंद करेंगे। पुनः मूल्यांकन खाते का जो भी लाभ या हानि होगा वो हम कहाँ लिखेंगे? पूंजी खाते में। फिर हम अंकिता और ऐशा की जो नई पूंजी है उसे निकालेंगे। उसके आधार पर हम अर्पिता की पूंजी निकाल सकते हैं, क्योंकि उसकी नई पूंजी होती है और इनकी भी जो ये पूंजी होती है वो नई होती है, और इसके भाग के अनुसार पूंजी निकालनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? पुनः मूल्यांकन खाता बंद करेंगे। पुनः मूल्यांकन खाते का जो भी लाभ या हानि होगा उसे हम पूंजी खाते में लिखेंगे। तो समायोजन हमारी सभी कंप्लीट हो गई है। तो हम पहले पुनः मूल्यांकन खाता बंद करते हैं। उधार पक्ष का टोटल ज्यादा है तो हम लिखेंगे, बंद करें खाते को। टोटल है ज्यादा 10,400, दोनों तरफ लिख देंगे 10,400। अब इसमें से हम इन दोनों को माइनस कर देंगे तो हमारे पास हानि आएगी, जिसे हम जो अंकिता और ऐशा को है वो बांट देंगे। तो अंकिता और ऐशा। तो अब आप क्या करोगे? इस 10,400 में से इन दोनों को माइनस करोगे, हमारे पास आएगा 4,800। इसे हम पुराना अनुपात 2:1 में बांट देंगे। तो यहाँ पर आएगा 3,200 और 1,600। ये कौन से पक्ष में आया है? जमा पक्ष में। तो पूंजी खाते हम उधार पक्ष में लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे पुनः मूल्यांकन खाते। अंकिता में लिखेंगे 3,200 और ऐशा में लिखेंगे 1,600। तो अब हम क्या करेंगे? टोटल करेंगे। अंकिता का जो टोटल है जमा पक्ष का वो आएगा 82,000
700 और जो ऐसा है उसका टोटल आएगा 52,600। ये अभी हमने टोटल करा दोनों का। जो हम दोनों तरफ लिखेंगे तो यहाँ भी लिखेंगे 82,700, 52,600। अब इस 82,700 में से हम इस 3200 को माइनस करेंगे तो हमें इन दोनों की अंतिम पूंजी मिलेगी, जो इनकी भी नई पूंजी होती है, शेष आगे ले गए। माइनस करोगे तो 79,500 और इसमें से इसको माइनस करोगे तो पूरा आएगा 51,000। जो इनकी क्या है हमारे पास अंतिम पूंजी। अंतिम पूंजी तो हमने अंकिता और ऐसा की निकाल ली, पर इनका नया भाग हमें नहीं पता है, जबकि अर्पिता का भाग हमारे पास है और इसकी पूंजी हमारे पास नहीं है, तो इसे भी हम आसानी से निकाल सकते हैं। आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा कैलकुलेशन पर। तो अर्पिता की पूंजी निकालने के लिए हमें कुछ धारणा करनी पड़ेगी। तो यहाँ लिखेंगे माना कि पेड़ी का भाग 1। तो आपको ये पता होना चाहिए कि पेड़ी का भाग हमेशा 1 रहता है। हमें जो पुराने साझेदार है उनका नया भाग निकालना है, तो सबसे पहले पेड़ी का भाग मानेंगे 1, जहां हम लिखेंगे अर्पिता का भाग। अर्पिता का भाग हमने कितना निकाला था, 1/4। अगर हम पेड़ी के कुल भाग में से अर्पिता का भाग माइनस करते हैं तो हमें पुराने साझेदार अंकिता और ऐसा का कुल भाग नया मिल जाएगा हमें। तो आप ये कर सकते हो। तो यहां लिखूंगा मैं अंकिता और ऐसा का नया भाग। ठीक है, ये नया कुल भाग मिलेगा हमें। तो पेड़ी का भाग कितना था, 1, जिसमें से हम जो अर्पिता उसका 1/4 भाग माइनस कर देंगे। 4 एकम 4, 4 में से अगर 1 गया तो 3/4। अगर आप चाहो तो लसा लेके भी कर सकते हो। तो आपको ये आना चाहिए करना सोल्व। तो यहाँ पर जो 3/4 भाग है ये अंकिता और ऐसा का कुल भाग है। तो कुल भाग दिया गया, इसका मतलब हमें इनकी पूंजी का भी क्या करना पड़ेगा, टोटल करना पड़ेगा। तो हम इनकी पूंजी का टोटल क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये जो भाग दिया गया 3/4 भाग, इन दोनों को मिलाकर भाग दिया गया, इसका मतलब इनकी पूंजी का भी टोटल करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ लिखूंगा मैं अंकिता और ऐसा की कुल पूंजी। तो यहाँ पर जो हमारे अंतिम शेष निकली थी, कितनी निकली थी, 79,500 प्लस 51,000। तो दोनों को प्लस कर दोगे तो यहाँ पर आएगा 1,30,500। तो आप देख सकते हो कि अंकिता और ऐसा की कुल पूंजी भी हमारे पास है और कुल भाग भी हमारे पास आ गया है और अर्पिता का भाग तो हमें दिया गया है। तो अब इनकी पूंजी के आधार पर हम अर्पिता की पूंजी आसानी से निकाल सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ पे लिखेंगे अंकिता और ऐसा की पूंजी और यहाँ पे लिखेंगे भाग। ठीक है, तो अंकिता और ऐसा की पूंजी कितनी है, 1,30,500 और उनका भाग कितना है, 3/4। ठीक है, तो यहाँ पर हमें पूंजी किसकी निकालनी है, अर्पिता की पूंजी हमारा को निकालनी है। तो क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, पर अर्पिता का भाग हमें दिया गया कितना, 1/4। तो आपको पता है कि क्रॉस मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं। तो गुणा करेंगे 1,30,500 गुणा किससे करेंगे, 1/4 से, और भाग में क्या जाएगा, 3/4। तो आपको पता है कि अगर ये भाग में है, अगर हमें गुणाकार में ले जाना है तो ये जो 4 है ये ऊपर आ जाएगा और ये जो 3 है वो नीचे आ जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से सोल्व होगा, 1,30,500 गुणा, ये तो 1/4 ही रहेगा, पर गुणा ये जो 4 है ये ऊपर चला जाएगा और बट्टे में आ जाएगा 3। तो ये 4 से ये 4 कट जाएगा। तो अब आप इसे सोल्व कर सकते हो। तो 1,30,500 बट्टे में 3 है, क्योंकि 1 से गुणा करेंगे तो कुछ भी नहीं आएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 43,500। तो उम्मीद है हमने जो ये कैलकुलेशन करी आपको समझ में आई होगी। तो अब ये जो 43,500 आई है, ये क्या है, ये अर्पिता के भाग की पूंजी, जो हम डायरेक्ट कहाँ लिखेंगे, शेष आगे लेगे के रूप में लिखेंगे। और जैसा कि सवाल में लिखा गया है कि अर्पिता अपने भाग के अनुसार प्रमाणसर पूंजी लाएगी। अगर वो पूंजी धंधे में लाएगी तो रोजनामा अभी हमारा करना बाकी है, रोकड़ खाते उधार, अर्पिता के पूंजी खाते जमा 43,500। ठीक है, तो चलिए कैलकुलेशन आपको समझ में आ गई होगी। तो अब हम इसे खतौनी कर देते हैं। तो अर्पिता जो पूंजी ला रही है इसको खतौनी करेंगे। सबसे पहले रोकड़ खाते उधार, नाम क्या लिखेंगे, अर्पिता के पूंजी खाते, कितनी लाई, 43,500। तो दूसरा अर्पिता देने वाले उसके पूंजी खाते जमा बस में लिखेंगे रोकड़ खाते, रोकड़
खाते। अर्पिता में लिखेंगे 43,500। तो अब इस प्रकार हम पूंजी खाता ही बंद कर सकते हैं, क्योंकि इसके पक्ष में 43,500 पूरा लिखेंगे और यहाँ पर भी लिख देंगे 43,500 और यहाँ पर माइनस करने के लिए कुछ है नहीं, तो ये पूरी क्या बने इसकी अंतिम शेष 43,500। तो इस प्रकार ये भी इसकी नई पूंजी हुई और ये दोनों भी इनके भाग के अनुसार इनकी नई पूंजी कहलाती है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये पूंजी का पॉइंट समझ में आया होगा। तो सबसे पहले हमने क्या करा, पेडी का भाग माना था 1, जिसमें से हमने अर्पिता का भाग 1/4 भाग माइनस करा, तो अंकिता और ऐशा का हमें कुल भाग मिला था 3/4 भाग। अगर ये भाग कुल है तो इनकी पूंजी का भी हमें टोटल करना था, तो हमने इनकी अंतिम पूंजी निकाली थी, तो उसका टोटल करा हमने, तो आया था 1,30,500। तो इन दोनों की अंतिम पूंजी भी हमारे पास थी कुल, और कुल भाग भी हमारे पास था, तो इनकी पूंजी के आधार पर हमने अर्पिता के भाग की पूंजी निकाली थी, जो कुछ इस प्रकार से कैलकुलेशन थी। अंकिता और ऐशा की पूंजी की थी 1,30,500, तब इनका भाग कितना था 3/4। तो अर्पिता की पूंजी हमें निकालनी थी, पर इसका भाग हमें दिया था 1/4, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करा, तो इस प्रकार से हमारी ये पूंजी आई 43,500। रोकड़ में पूंजी ला रही तो हमने खतौनी करी, रोकड़ खाते उधार, अर्पिता के पूंजी खाते जमा। तो अब हमारी सभी समायोजन पूरी हो चुकी है। अब हम खातों को बंद कर देते हैं। तो पुनः मूल्यांकन खाता और साझेदार का पूंजी खाता तो हमने बंद ही कर दिया है, तो रोकड़ खाता अब हम बंद करते हैं। तो ये रहा रोकड़ खाता। उधार बस का टोटल ही ज्यादा है 92,400, बंद करेंगे, दोनों तरफ लिखेंगे 92,400, माइनस करने के लिए कुछ भी नहीं है, तो ये पूरी रोकड़ खाते की शेष बनेगी, शेष आगे ले गए 92,400। तो अब ये जो हमने अंतिम पूंजी निकाले दिखा लिखेंगे पूंजी दायित्व पक्ष में, और इसे लिखेंगे हम संपत्ति लेना पक्ष में। तो अंकिता की पूंजी थी 79,500, ऐशा की थी 51,000 और अर्पिता की हमने निकाली 43,500। टोटल कर देंगे 1,74,000 बाहर आएगा, और रोकड़ खाते की शेष यहाँ लिख देंगे, रोकड़ शेष 92,400। तो अब हम क्या करेंगे, बाकी तलपट का भी योग कर देंगे। तो यहाँ पर आएगा 2,42,000 और यहाँ पर भी आएगा 2,42,000। तो इस प्रकार हमारे पक्के तलपट का योग समान आया। तो सवाल थोड़ा इंटरेस्टिंग था, प्रैक्टिस के साथ आपको आएगा, तो आपको सभी सवालों की प्रैक्टिस अच्छे से करते रहनी है। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो आप अपने दोस्तों में भेज सकते हैं, जिससे वो भी ये सभी सवालों को अच्छे से सीख सके। तो आज के लिए बस इतना ही।